जब भी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज की बात होती है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जापान के साथ साथ इंडिया और चाइना का नाम भी लिया जाता है। और जब पावर कंपैरिजन की बात होती है तो चाइना खुद को एक सुपर पावर कंट्री की तरह दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि चाइना तो छोड़ो, रशिया भी एक सुपर कंट्री नहीं है। दुनिया के 195 कंट्रीज में सिर्फ एक कंट्री ऐसा है जो ऑफिशियली एक सुपर पावर है, और वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं और सिर्फ एक देश ऐसा है जो सुपर पावर है। यह बात तो समझ से बाहर है। असल में सुपर पावर बनने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। जो कंट्री उन पैरामीटर्स को फुलफिल करेगा वही एक सुपर पावर कंट्री कहलाएगा। बात तो सही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उन पैरामीटर्स के बारे में जो सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है, और ये भी एनालाइज करेंगे कि चाइना जो खुद को एक सुपर पावर कंट्री समझता है, असल में सुपर पावर बनने की रेस में कहां पर खड़ा है। 1944 में पहली बार यह टर्म सुपर पावर यूज किया गया था। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट विलियम टी.आर. फॉक्स ने अपनी किताब द सुपर पावर में इस वर्ड को पहली बार यूज किया था। उनके अकॉर्डिंग सुपर पावर का मतलब उस देश से होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंटरफेयर कर सकता हो। इसके अलावा 7 ऐसे पैरामीटर्स भी सेट किए गए जिनको फुलफिल करने के बाद ही कोई भी देश सुपर पावर बन पाएगा। क्या बात है। वो 7 पैरामीटर्स क्या है? पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी, ज्योग्राफिकल एरिया, रिसोर्सेस, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कॉम्पिटेंसी। चलिए अब एक एक करके इन सभी 7 पैरामीटर्स पर चाइना को एनालाइज करके देखते हैं कि वो इन सभी पैरामीटर्स पर कहां तक खड़ा उतरता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर नंबर 1 यानी पॉपुलेशन की। 2022 में चाइना में 1.41 करोड़ लोगों की मौत हुई, जबकि सिर्फ 95.6 लाख बच्चे पैदा हुए। 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना में बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट रहा, यानी जितने बच्चे पैदा हुए उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई। असल में काफी टाइम तक चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया गया, जिसकी वजह से उनके सामने ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। हालांकि 2016 में इस कानून में छूट दिया गया है और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी भी वहां पे लागू कर दिया गया है। एक रिसर्च से पता चलता है कि 2035 तक चाइना की 1/3 आबादी यानी अराउंड 40 करोड़ लोग 60 साल के ज्यादा के उम्र के हो जाएंगे। मतलब चाइना में कमाने वाले कम और पेंशन पाने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे। ऐसे हालत में कोई देश सुपर पावर कैसे बन सकता है? गजब बेइज्जती है। पैरामीटर नंबर 2 ज्योग्राफिकल एरिया। चाइना के टोटल एरिया का 40% कंट्रोवर्शियल एरिया है। ऐसा माना जाता है कि चाइना के पास जितनी जमीन है उसका 40% उसने बंदूक के दम पर कब्जा करके लिया हुआ है। चाइना का टोटल एरिया है 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मगर उसकी 70% आबादी सिर्फ 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही रहती है। यूरोपियन स्कूल ऑफ कल्चर एंड थियोलॉजी के प्रोफेसर एड्रियन जेंस का कहना है कि चीन के कुल एरिया का 40% हिस्सा 3 सबसे बड़े स्टेट शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया में समाया हुआ है, और ये तीनों ही स्टेट चीन का नेचुरल हिस्सा नहीं है। यहाँ चीन ने बंदूक के दम पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हर थोड़े थोड़े टाइम पे पब्लिक प्रोटेस्ट करती रहती है। अब अगर इन तीनों ही स्टेट्स को हटा दिया जाए तो चाइना का टोटल एरिया लगभग इंडिया के बराबर हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पैरामीटर नंबर 3 रिसोर्सेस। बाहर से भले ही आपको चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नजर आता हो, लेकिन रिसोर्सेस के मामले में चाइना एक कमजोर देश है। चाइना के पास ऑलमोस्ट सारे ही रिसोर्सेस जरूरत से कम है। साल में 2 फसलें भी पूरे देश में नहीं उगती हैं, और उसकी वजह है चाइना की नदियां। चाइना में सिर्फ येलो रिवर और यांगटे रिवर के बीच का हिस्सा ही ऐसा है जहां साल में 2 फसलें उगाई जा सकती है, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये नदियां भी इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं कि अक्सर ये दोनों ही नदियां सूख जाती हैं। चाइना के पास जितनी जमीन है उसका सिर्फ 10% ही खेती के लायक है। खेती के लायक जमीन के अलावा फॉरेस्ट यानी जंगल, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स और फ्यूल जैसे रिसोर्सेज की भी चाइना में
काफी कमी है और इन कमियों को पूरा करने के लिए चाइना बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर सऊदी अरब, ईरान और रशिया से मंगाता है। सीरियल्स और मिनरल्स यानी अनाज और खनिज लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से लेता है। पानी तिब्बत से लेता है और टेक्नोलॉजी के मामले में वो जापान, अमेरिका और यूरोप पे डिपेंडेंट है। पैरामीटर नंबर 4, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। अमेरिका के बाद चाइना की जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसी बेस पर चाइना खुद को एक सुपर पावर मानता है। लेकिन जुलाई 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद एक आर्टिकल में लिखा था कि चाइना को इन्फ्लेटेड जीडीपी के बजाय रियल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट के डेटा से पता चलता है कि 2021 में चाइना के ऊपर जो कर्जा था वो उसके जीडीपी से 273% ज्यादा था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर चाइना की जीडीपी 1 रुपए है तो उसके ऊपर जो कर्जा है वो 273 रुपए का है। और यही नहीं, रिसर्च ये भी कहती है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में ये कर्जा और बढ़ जाएगा। पिछले कुछ सालों से चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी लगातार कम होता जा रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 4.5 से घटकर 3% हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पैरामीटर नंबर 5, मिलिट्री पावर। चाइना दुनिया के सामने भले ही खुद को एक मिलिट्री पावर की तरह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना अभी काफी पीछे है। इनफैक्ट चाइना के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी किया जिससे यह पता चला कि 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट था अराउंड $916 बिलियन और चाइना का डिफेंस बजट था $224 बिलियन। यानी अमेरिका के कंपैरिजन में चाइना का डिफेंस बजट 1/4 से भी कम था। यही नहीं, चाइनीज मिलिट्री की दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि उनके पास किसी भी लड़ाई को लड़ने की प्रैक्टिस नहीं है। यही वजह है कि जब रशिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन होने के बाद भी चाइना उसकी खुले तौर पर कोई मदद नहीं कर पाया। पैरामीटर नंबर 6, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने मीडिया और इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। बाहरी दुनिया का कोई भी मीडिया चाइना में घुस नहीं सकता। चाइना में हर न्यूज गवर्नमेंट मीडिया एजेंसी के जरिए ही लोगों तक पहुंचती है। ऐसे ढेरों न्यूज और इंसिडेंट्स हैं जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने दबा दिया। वो न्यूज लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। हांगकांग, तिब्बत, शिनजियांग में हर साल हजारों प्रोटेस्ट होते हैं। लॉकडाउन में ना जाने कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन इसमें से किसी भी प्रोटेस्ट की जानकारी बाहरी दुनिया को आज तक नहीं मिल पाई। अब आप खुद सोच करके देखो कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कोई भी देश दुनिया का एक सुपर पावर देश कैसे बन सकता है। बात तो सही है। पैरामीटर नंबर 7, पॉलिसी कॉम्पिटेंसी। ऐसा माना जाता है कि चाइना की ज्यादातर पॉलिसीज इमीडिएट प्रॉब्लम्स को देखकर बनाई जाती है। उन पॉलिसीज का फ्यूचर में क्या इंपैक्ट हो सकता है चाइनीज ये कभी भी नहीं सोचते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वन चाइल्ड पॉलिसी। उस एक पॉलिसी की वजह से आज चाइना की आर्मी में जवान लोगों की कमी हो गई है। आज चाइना में ये सिचुएशन है कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ज्यादातर फैमिलीज में सिर्फ एक बच्चा है और कोई भी फैमिली ये नहीं चाहता कि उनका इकलौता बेटा आर्मी में जाकर शहीद हो जाए। ऐसे में चाइना के लोगों ने बच्चों को आर्मी में भेजना ही बंद कर दिया है। खराब पॉलिसीज की वजह से आज चाइना का यह हाल है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश के सारे डिसीजंस एक आदमी के दिमाग पे डिपेंड करता है और वो आदमी है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। आज चाइना में वही होता है जो वो चाहते हैं। अब अगर किसी भी देश के हालात ऐसे होंगे तो वो देश भला सुपर पावर कैसे बन सकता है। चाइना भले ही खुद को एक सुपर पावर समझता हो, लेकिन असल में वो सुपर पावर बनने की रेस से अभी काफी दूर है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।